Hello, dear students. Welcome back to the online platform of I Am Education. So, dear students, in the last class we have discussed about the Rolle's law, in which we have discussed two cases: Rolle's law in case of liquid-liquid solution and Rolle's law in case of solid-liquid solution. So, in today's lecture, we are going to see one of the application, or we can simply say one of the utilities of the Rolle's law, that is ideal and non-ideal solutions. सो आई थिंक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे अपनी 11th क्लास की तरफ जो है वो टर्न करते हैं। अगर 11th क्लास की बात की जाए तो वहां पर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा या स्टेट्स ऑफ मैटर भी जो आपने वहां पर डिस्कस किया होगा। तो वहां पर आपने देखा होगा कि यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, और यू कैन सिंपली से आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। तो वहां पर भी हमने आइडियल गैसेस और रियल गैसेस या सिंपली वी कैन से नॉन आइडियल गैसेस के केसेस जो है वो डिस्कस किए। तो वहां पर हम किन गैसेस को आइडियल गैसेस कहा करते थे? ऐसे गैसेस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करें, तो ऐसी गैसेस को बेटा हम क्या कहा करते हैं? ऐसे गैसेस को हम कहा करते हैं आइडियल गैसेस। ठीक है। और इन तीनों इक्वेशन से जो इन तीनों गैसेस से जो एक अल्टीमेट एक इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहा करते हैं बेटा? यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। ठीक है। तो या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऐसी गैसेस जो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, तो उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? उन गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैसेस। सो दिस वाज द केस ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज गैसेस। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, दैट इज सॉल्यूशन या सिंपली वी कैन से लिक्विड। यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे गैसेस के स्टेट में क्या था, गैसेस के केसेस में क्या था? आइडियल एंड नॉन आइडियल की कंडीशंस थी। उसी तरीके से यहाँ पर लिक्विड के केसेस में भी क्या रहेगा बेटा? लिक्विड के केसेस में भी रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल के केसेस। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशंस का जो हम यहाँ केसेस डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है बेटा कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस है जिन्हें हम आइडियल सॉल्यूशंस कहें, और ऐसे कौन से सॉल्यूशन हैं जिन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो कहें। तो जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया है, ऐसे जो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ द रोल्स लॉ। तो यहाँ पर आप डॉट्स जो है बेटा कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा? आइडियल एंड नॉन आइडियल के केसेस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनका रिलेशन कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो किससे होगा? कुछ ना कुछ उनका रिलेशन जो है वो रोल्स लॉ के साथ होगा। ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सोल्यूशन की अगर बात करें, तो व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन? सो ऐसे सॉल्यूशंस जो अपनी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम क्या कहेंगे? सिंपली ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन जो है वो कहेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है। सो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? एन आइडियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which obeys Rolle's law over its entire range of concentration। ऐसा सॉल्यूशन जो अपने एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मींस कंसंट्रेशन कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कंसंट्रेशन रखो ऐसे सॉल्यूशंस में। तो ऐसा सॉल्यूशन जो अपने एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में रोल्स लॉ को ओबे करे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है। पहली बात। तो जैसे कि हमने गैस के केसेस में पढ़ा, तो गैस के केसेस में 3 लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में सिर्फ एक ही लॉ ओबे करना है हमें, दैट इज रोल्स लॉ। हियर वी हैव टू ओबे ओनली एंड ओनली वन लॉ, and that law is known as Rolle's law. So this is the simplest definition of the ideal solution, and ideal solution is that solution which obeys Rolle's law over its entire range of concentration. Very much simple, very much useful. ठीक है। तो ये थी पहली बात। तो सिंपली नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे? दो सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ ओवर देयर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस। वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में जो इसको डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या देख लिया, यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस की जो है वो डेफिनेशन कर ली।
सेकंड हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा कि कुछ कंडीशंस देखेंगे, कुछ कंडीशंस है बेटा, उसके अंतर्गत जो है वो चीजें हमें देखनी रहती है। जैसे हमने हेनरीज लॉ किया, इवन हमने रोल्स लॉ भी किया, तो वहां पर हमने कुछ लिमिटेशंस देखी, कुछ कंडीशंस देखी, जिन कंडीशंस के बीच में जो है वो, जो कंडीशन के अंदर जो है वो गैस जो है हमारी हेनरीज लॉ या रोल्स लॉ जो है फॉलो कर रही है। सिमिलरली वो कंडीशन, दैट काइंड ऑफ सर्टेन कंडीशन जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। इस चीज को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आइडियल चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को हम आइडियल गैस इक्वेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो वहां पर भी बेटा हमने दो कंडीशंस देखी थी कि ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहेंगे जो टू कंडीशंस फॉलो करे। तो वो कंडीशंस कौन सी थी? टेम्परेचर जो है बेटा हमारा, टेम्परेचर जो है हाई रहे और प्रेशर जो है वो लो रहे। ऐसी गैसेस जिनका टेम्परेचर हाई रहेगा और प्रेशर जो है वो लो रहेगा, तो ऐसी गैसेस जो है वो मींस ऐसी गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस जो है वो कहलाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस है जो हम देखेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर सर्टेन कंडीशंस? तो देखिए क्या कंडीशन है, कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस है जो सोल्यूशन को जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। सो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो क्या होना चाहिए बेटा? अगर देखिए सोल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बाइनरी सोल्यूशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं। एंड बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या है? वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में चीजें जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? आइडेंटिकल मोलिकुलर साइज, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी हमारी? आइडेंटिकल मोलिकुलर साइज। जो साइज है हमारे सोल्यूट और सोलवेंट का, वो क्या रहना चाहिए बेटा? आइडेंटिकल रहना चाहिए। सर्टेन काइंड ऑफ सिमिलैरिटी जो है उनके बीच में होनी चाहिए। सेम जो है मोलिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन होनी चाहिए बेटा हमारी आइडेंटिकल मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो यहां पर क्या होनी चाहिए सेकंड कंडीशन? आइडेंटिकल या वी कैन सिंपली से सिमिलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक एग्जांपल, हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एन हेक्सेन 2 3 4 5 6 सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये एन हेक्सेन का, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा हम सोल्यूट या सोलवेंट दे सकते हैं, दैट इज एन हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज एन हेक्सेन, सॉरी हेप्टेन। तो एक हम यहाँ पर देख लिया एन हेक्सेन और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया एन हेप्टेन का, दूसरा कंपोनेंट ले लिया एन हेप्टेन का। तो देखिए यहाँ पर आप चीजें देखिए, तो क्या इनका मॉलिक्यूलर साइज सिमिलर है क्या? तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए सेम तो नहीं हो सकता, अगर सेम हो जाएगा तो सोल्यूट सोलवेंट में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो वो हमारा प्योर कंपोनेंट हो जाएगा, वो हमारा प्योर लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। वो बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोनों का साइज अगर सेम कर ले, मीन्स एक जैसा ही कर ले, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्योर लिक्विड हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर रोल्स लॉ ओबे नहीं हो पाएगा, रोल्स लॉ फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूट और सोलवेंट हमारा होना जरूरी है, ठीक है। वो आपको चीज ध्यान में रखनी है। अगर मोलिकुलर साइज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मोलिकुलर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। एन हेक्सेन की बात की जाए तो वहां पर 6 कार्बन के एटम्स है, और एन हेप्टेन की बात की जाए तो यहाँ पर 7 कार्बन के एटम्स है, ठीक है। एक कार्बन के एटम्स का डिफरेंस है और 3 हाइड्रोजन का जो है डिफरेंस है, ठीक है। मीन्स इन दोनों के बीच में एक CH3 का ही जो है वो डिफरेंस है, मीन्स एक मिथाइल ग्रुप का जो है वो डिफरेंस है। तो देखा जाए तो मोलिकुलर साइज जो है ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है, सेम नहीं कह सकते बट सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरे कंडीशन की बात की जाए, दैट इज आइडेंटिकल मोलिकुलर स्ट्रक्चर। जो इन दोनों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर है बेटा वो भी आइडेंटिकल है, वहां भी आपको ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन मीन्स नॉर्मल चेन, ठीक है। तो इसकी भी नॉर्मल चेन में, सिंपल चेन में है, और एन हेप्टेन भी हमारा नॉर्मल या सिंपल जो है वो चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई भी हमें ब्रांचिंग जो है वो देखने को नहीं मिल रही।
तो क्या पता चलेगा यहाँ पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट है, ये हमारे दोनों कंपोनेंट्स वो क्या है, ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात की जाए तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, तो वो क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी, वो भी सेम रहेगी, दैट इज आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या रहेगा बेटा यहाँ पर, आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगी बेटा, आइडेंटिकल रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो कैसे, लेट अस सी। यहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं, तो चलिए प्रीवियस एग्जांपल से देख सकते हैं। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन की बात की जाए यहाँ पर, तो एन हेक्सेन की बात की जाए तो एन हेक्सेन में के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या रहेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। फॉर एग्जांपल हम ये एक बीकर ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड बीकर को जो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन हेप्टेन, या कंपोनेंट नंबर ए कंसिडर कर लो। और यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे हम, दूसरा कंपोनेंट दैट इज एन हेक्सेन, सॉरी एन हेप्टेन। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कंपोनेंट नंबर बी। तो इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेंगी बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेटा एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी यही केस होगा हमारे बी कंपोनेंट में, दैट इज एन हेप्टेन में। तो इस तरीके से हम इन फोर्सेस को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अवर एन हेक्सेन एंड दिस इज एन हेप्टेन। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स में आपस में बीच में रहेंगी। अब यहां पर बात की जाए इनके मैग्नीट्यूड के बारे में, तो यहां पर क्या हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन, जो इनके बीच में जो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज एक हेक्सेन और दूसरे हेक्सेन के मॉलिक्यूल के बीच में, वो किसके इक्वल रहेगी, एक हेप्टेन और दूसरे हेप्टेन के मॉलिक्यूल के बीच में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्स न्यूटन्स। फॉर एग्जांपल कंसिडर एक्स न्यूटन, यहाँ पर ए के बीच में जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, बी में भी क्या हो जाएगा, बी में भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स न्यूटन जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिंपल, समझ आ गई बात। ए के बीच में या मींस एक हेक्सेन और दूसरे हेक्सेन के मॉलिक्यूल के बीच में जो मैग्नीट्यूड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, वो क्या है, एक्स न्यूटन। सिमिलरली बी के बीच में भी क्या है, वो एक्स न्यूटन ही एग्जिस्ट जो है वो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, इन दोनों सोल्यूशन लिक्विड्स को हम क्या कर देंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। और जब इन्हें हम आपस में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन में क्या रहेंगे, उस सोल्यूशन में, अरे उस सोल्यूशन में रहेंगे हमारे पास डिफरेंट सोल्यूट और सोलवेंट दोनों जो है वो बेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के पार्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, दैट मींस एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों के पार्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो कौन सी इंट्रैक्शन होगी बेटा, ए बी काइंड ऑफ इंट्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एन हेप्टेन और एन हेक्सेन के बीच में इंट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो क्या होगी, इस तरीके से यहाँ पर देखिए इंट्रैक्शन जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आप इस चीज को देख सकते हो।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर एक्स न्यूटन था ए में, बी में भी एक्स न्यूटन, तो यहाँ पर सी में भी क्या हो जाएगा, मीन्स ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी में भी बेटा जो है वो एक्स न्यूटन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए दैट मीन्स सोल्यूट एंड सोल्यूट, solvent and solvent particles will be equal to solute and solvent particles. So तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप भी जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर molecular forces of attraction between AA that is solute BB that is solvent and solvent will be equal to identical to A and B। ठीक है, तो इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, सभी के बीच में सेम रहेगा। सो दिस वाज द थर्ड कंडीशन ऑफ आवर रोल्स लॉ, मींस ये आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशंस थी, देखिए फर्स्ट कंडीशन आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, दैट इज सेम साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एंड इफ यू टॉक अबाउट आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो वो भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, एक सिर्फ एक CH3 का ही डिफरेंस है। तो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स क्या रहेगी बेटा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो ऑलमोस्ट एक जैसे पार्टिकल्स जो है वो बिहेव करेंगे, नॉट 100% बट ऑलमोस्ट वन काइंड ऑफ पार्टिकल जो है वो बिहेव करेंगे। तो ऐसे सोल्यूशन जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशंस। दे ओबे द रूल्स ओवर देयर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सो आई थिंक चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, हमने यहाँ पर इन डायग्राम के जरिए से भी चीजों को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, तो हमने अभी क्या पढ़ा है, जैसे कि मैं बार बार आपको एक ही चीज दोहराता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ेंगे। हमने थ्योरी पढ़ ली, लॉ पढ़ लिया। सेकंड स्टेज हमारी क्या रहेगी, टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, हमारा सेकंड स्टेज क्या रहती है बेटा, उस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। बिकॉज एज आई ऑलवेज रिपीट, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो साइंस की लैंग्वेज क्या है बेटा, मैथमेटिक्स है। तो जो भी हम लॉ पढ़ेंगे उसे हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इन केस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई उतना नहीं होगा। तो रोल्स लॉ, जो सोल्यूशन हमारे रोल्स लॉ को ओबे करेंगे तो वो क्या करेंगे, आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे। तो रोल्स लॉ ओबे करना मीन्स रोल्स लॉ की इक्वेशन ओबे करना सिंपली। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, ये हमारे रोल्स लॉ की इक्वेशन है। तो जो सोल्यूशन हमारे रोल्स लॉ को ओबे करेंगे वो इन इक्वेशंस को भी जो है वो, इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब क्या कर देंगे हम इसे, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल सोल्यूशन का तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी एंड दैट विल बी इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो इन दोनों इक्वेशंस को फॉलो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो कहेंगे। दैट इज वेरी मच सिंपल। तो बहुत ही ज्यादा चीजें
सिंपल है, ऐसा यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर इनको क्या कर दीजिए, आप इस तरीके से डब्बे में कैद कर लीजिए ताकि आपको चीजें समझने में आसानी रहे, चीजें याद करने में आसानी रहे। यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, बिकॉज ये चीजें हमने जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हैं, ऑलरेडी डिस्कस की हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि आइडियल सोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, सो दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस, ये कंडीशंस फॉलो करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो सॉरी रोल्स लॉ जो फॉलो करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि मींस आइडियल सॉल्यूशन जो इन्होंने फॉर्म कर दिया तो कैसे कैसे जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करेंगे, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि इस बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसे डिस्कस करते रहते हैं टीचर्स, तो वैसे यहाँ पर भी या किसी इंसान का डिस्कस करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें तो क्या होगा, डेल्टा हीट ऑन मिक्सिंग विल बी, या हीट चेंज ऑन मिक्सिंग will be 0, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा हमारा, दैट इज हीट चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी 0। हमने क्या किया, दो इंडिविजुअल कंपोनेंट ले लिए, फॉर एग्जांपल एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, आपस में हमने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया टू फॉर्म अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या, इनमें हीट चेंज जो हुआ हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर जो है वो ए बी में जो इंट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाए, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाए, मींस तो क्या होगा, काइंड ऑफ सर्टेन बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां पर बेटा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और जहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सिंपल। सिमिलरली कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहां पर इंटरेक्शंस होगी नहीं, फॉर एग्जांपल ए और बी कंपोनेंट को हमने आपस में मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद ये आपस में जो इनकी एग्जिस्टिंग जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी इंडिविजुअल कंपोनेंट की, वो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ब्रेक हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर चले गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। तो जहां पर भी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए तो बेटा वहां पर क्या होगा, वहां पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और जहां पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वहां हमारा डेल्टा एच क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव होगा। और जहां पर भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा वहां पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो होगा। दिस इज वेरी मच सिंपल। लेकिन अगर यहाँ पर हम केस देखना चाहें, यहाँ पर हम चीजों को डिस्कस करना चाहें, तो यहाँ पर केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया, जो दोनों कंपोनेंट्स है वो क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को वाटर में मिक्स करोगे तो यहाँ पर कोई बेटा एनर्जी रिलीज होगी क्या, कुछ भी नहीं होगा, जैसा था पहले वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। आप अल्कोहल को अल्कोहल में मिक्स करोगे, मींस इथेनॉल को इथेनॉल में मिक्स करोगे, तो वहां पर कोई एनर्जी रिलीज होगी क्या, बिल्कुल एनर्जी रिलीज नहीं होगी। सिमिलरली अगर आइडियल सॉल्यूशंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमने दोनों कंपोनेंट्स लिए वो बेटा क्या है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, नॉट 100% आइडेंटिकल बट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और जब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है तो दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या है, यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, नहीं होगी। तो जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एच जो हमारा वो 0 होगा, डेल्टा एच पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली तो इसको एग्जांपल को सिंपली समझने के लिए हम पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो ए एक में थी वही बी बी में है, और जब आपस में मिक्स कर दिया वही ए बी में है। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, ना यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुए दैट काइंड ऑफ, ना यहाँ पर दैट काइंड ऑफ बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो मीन सॉल्यूशन को मिक्स किया तो ऐसा हुआ जैसे कि एक दूसरे में मीन्स एक में ही दूसरे को मिक्स कर दिया, मीन्स जैसे एक ही कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर दिया हो। जब ऐसा केस आएगा तो बेटा क्या होगा, ना एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ना एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा डेल्टा एच ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज
of same intermolecular forces of attraction, identical intermolecular forces of attractions. ठीक है, तो आई थिंक चीज़ यहाँ पर आपको समझ आ गई होंगी. तो मैथमेटिकल लिखना चाहे तो कैसे? मैथमेटिकल होगा डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0. डेल्टा मिक्सिंग H क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन यहाँ रहेगा सिंस नो चेंज in the intermolecular forces of attraction. Since there is no change in the intermolecular forces of attraction. ठीक है, so as a result of which delta mixing H will be 0. ठीक है, वेरी मच सिंपल, वेरी मच इजी. आई थिंक चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉइंट देखना चाहें तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा बेटा? एक तो डेल्टा एच की बात होगी और दूसरा हम देख सकते हैं वॉल्यूम चेंज. वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग. तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी क्या होगा बेटा? वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल बी 0. तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो कैसे? आई चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? हमने यहां पर लिया एन हेप्टेन या एन हेक्स, चलो एन हेप्टेन, उसे मिक्स किया एन हेक्सेन में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एन हेप्टेन का हमने क्या लिया? वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ले लिया और एन हेक्सेन का भी वॉल्यूम क्या लिया हमने? 100 मिलीलीटर ले लिया. ठीक है, आपस में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन की जो है फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी. इन दोनों का आपस में मिलकर सॉल्यूशन बन जाएगा. 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर क्या हो जाएगा? टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? हमारे यहाँ पर 200 ml सॉल्यूशन जो है हो जाएगा. और 200 ml सॉल्यूशन क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी. जो पहले थी वही आप क्या रहेगी? यहाँ पर सेम रहेंगी. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती, ठीक है, तो क्या हो जाता? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम जो हमारा श्रिंक हो जाता, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता, बिकॉज मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाती? डिक्रीज हो जाती, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते बेटा? दूर दूर चले जाते. और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता. ठीक है, दे विल बी राइज इन द वॉल्यूम. बट यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर ऐसा कोई चीज हमने देखी नहीं. जैसा वॉल्यूम पहले था आपस में दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो है जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो भी क्या होगा? मतलब जो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? वो दोनों का सम हो गया. ठीक है, ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम क्या रहा? सेम रहा. तो जब हम यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे या डेल्टा मिक्सिंग V की अगर बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स. तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा? 200 ml. वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 100 प्लस 100 दैट इज 100 प्लस 100 दैट इज 200. तो 200 माइनस 200 0. तो यहां से क्या डिराइव करते हैं हम? डेल्टा मिक्सिंग V will be 0 and it is all due to the same, या we can simply say identical intermolecular forces of attraction. So identical intermolecular forces of attraction की वजह से क्या होगा बेटा? यहाँ पर डेल्टा V mixing will be 0. तो डेल्टा V mixing या mixing V will be 0. ठीक है, it will be 0. इसका भी क्या रीजन देंगे? सेम रीजन जो वहां पर भी एप्लीकेबल होगा. सिंस देयर इज नो चेंज इन द intermolecular forces of attraction. says क्या होगा? no change in the magnitude of intermolecular forces of attraction.
ठीक है, सिंपल। आई थिंक यहाँ पर चीजें बहुत इजी, बहुत क्लियर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल गैस सॉरी आइडियल सॉल्यूशंस के, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो, डेल्टा मिक्सिंग विल बी जीरो, दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी मच प्रॉपरली। देखिए, जो भी आजकल नीट और जेईई मेन के एग्जाम्स आ रहे हैं, इवन बोर्ड के भी जो एग्जाम्स हैं, तो वहां पर डायरेक्ट यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कंडीशंस दे देंगे आपको, delta mixing H will be zero, yeah, and V will be zero, delta V will be zero. So which type of solution it is? डायरेक्ट जो है बेटा आपसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ों को आराम से कीजिए, सिंपली लर्न कीजिए, वेरी मच इजी और वेरी मच स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री हमारा है। तो आराम से आपको जो है यहाँ पर स्कोर आप चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल्स, हम जो है वो डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए इसी में कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं तो एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बेटा, जो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, दैट आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दे देंगे और पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दे आर, आइडियल सॉल्यूशंस या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और नॉन आइडियल्स में भी दो तीन कैटेगरीज है हमारी, दो कैटेगरीज है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो वहां से भी चीजें आप जो है इजीली समझ सकते हो। तो इस बार का भी अगर नीट का एग्जाम देखा जाए, तो नीट के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया है एग्जाम में। ठीक है, मीन्स नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल था, तो वहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है फ्रॉम एग्जाम्पल्स। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको 3-4 स्टार, जितने भी स्टार्स है वो आप लगाना चाहे तो लगा सकते हो। तो आपको उनको अच्छे से जो है वो याद करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, दैट इज एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो वो भी क्या रहेगा, दोनों जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे बेटा, ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर रहेंगे। तो लेट अस सी बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, इसको देखते हैं स्ट्रक्चर्स। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, कुछ इस तरीके से, एंड टोलुइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, CH3। क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक CH3 के मॉलिक्यूल का, मीन्स मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी चीजें सब सेम है। तो क्या रहेगा, सेम, आइडेंटिकल। थर्ड एग्जांपल की अगर बात की जाए तो क्या होगा हमारा, क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन एंड ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन। तो क्या है इसमें, क्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH2 Cl, और ब्रोमो इथेन का CH3 CH2 Br। ठीक है, इथाइल ग्रुप दोनों में सेम है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, Cl और Br में, क्लोरीन और ब्रोमीन में। और क्लोरीन और ब्रोमीन की बात की जाए तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली के मेंबर होने की वजह से क्या है, दे आर गोइंग टू शो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, बिकॉज वी नो एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। So they are also going to show the similar kind of properties, as a result of which they are forming the ideal solutions. ठीक है, so जो तीन एग्जांपल्स हैं वो एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से याद करना है। याद नहीं भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल इनके अलावा भी कोई एग्जांपल अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप इजीली इन चीजों को सोल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको क्या देखना है, आइडियल सोल्यूशन के केसेस में ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, मीन सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, सेम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें प्रेजेंट हुई, मीन्स कॉमन सेंस लगाओगे तो आप क्या करोगे, इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे विच इज द आइडियल सोल्यूशन एंड विच इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, वेरी मच इजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर आइडियल सोल्यूशन। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ग्राफिकली भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ग्राफिकली चीजें कैसे समझेंगे,
तो ग्राफिकल चीजें समझने में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्राफिकली अगर बात की जाए तो लिख लेते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अगर बात की जाए तो वही जो हमने आइडियल रॉड्स के केसेस में जो ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम ग्राफ जो बेटा यहाँ पर ड्रॉ होगा। जब नॉन आइडियल के केसेस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे ग्राफ में जो है वो सर्टेन चेंज जो है वो आएंगे, चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे क्या कर देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर प्लॉट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर x1 जो हमारा 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 हमारा 1, सॉरी x1 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x की 1 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा रहेगा बेटा हमारा, कुछ इस तरीके से जो है वो ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 नोट। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर ए कंसिडर करें तो ए भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लें, ए लें, तो ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए हमने कंसिडर किया ए बी में, तो ए भी कंसिडर कीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर x से 0 हो जाएगा तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर एक्स ए जब हमारा 1 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ग्राफ आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा हमारा पी बी नोट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट। तो अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और व्हाट आर पी एंड पी बी, ये जो हमारा ग्राफ आएगा, ये जो हमारा कर्व है, दिस इज फॉर पी ए, रिप्रेजेंटिंग पी ए, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग अवर पी बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस तरीके से हमारा रोड्स दो को जो हमारे आइडियल सोल्यूशन जो फॉलो करते हैं उनका ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो आई थिंक चीजें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, रोल्स दो के बारे में, आइडियल सोल्यूशंस के बारे में डिस्कशन की। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशंस पढ़ी, कंडीशंस देखी, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझने की कोशिश की, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। उसके बाद हमने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हमने फाइनली चीजों को में एग्जांपल्स देखे और यहाँ पर ग्राफिकली चीजों को समझने की कोशिश की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है, सच घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सिंपली क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या, ऐसे सॉल्यूशंस which do not follow the rules over their entire range of concentrations are known as non-ideal solutions। वो क्या करेंगे, बीच में कहीं फॉलो कर लेंगे, किसी कंसंट्रेशन पे किसी कंसंट्रेशन में फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखिए, which solutions which do not follow या don't obey Rod's law over their entire range of concentration। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। दे डोंट ओबे द रूल्स ओवर देयर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसे होंगी, तो इसके लिए देखिए कोई कंडीशंस नहीं है। कंडीशंस किसके लिए थी, सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन जो रूल्स को फॉलो करेंगे, मींस आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो उस फ्रेमवर्क में जो हमारी कंडीशंस को फॉलो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो मैक्सिमम जो सॉल्यूशन हमारे नॉन आइडियल ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कंडीशंस नहीं है। तो मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए, तो क्या हो जाएंगे, आपस में अनइक्वल हो जाएंगे। ये जो है वो रोल्सो ओबे नहीं कर रहे हैं, तो मीन्स रोल्सो की जो इक्वेशन है उसे भी ओबे नहीं करेंगे। तो उसे ओबे कैसे नहीं करेंगे, पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, दैट इज right hand side will not be equal to left hand side. Similarly, PB will not be equal to PB not XB. सिंपल। ठीक है, जब PA नहीं इसके फॉलो कर रहा है, PB इसके इक्वल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल नहीं होगा, PAO प्लस PB के इक्वल जो है वो नहीं होगा। दैट मीन्स P इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट
एक्स बी। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे हम बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। तो ये कंडीशंस है, so ये conditions as such नहीं है, but these are the mathematical expression for the solution which do not follow the Rolle's law। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है हमारा that won't be equal। ठीक है, this is one thing। नेक्स्ट बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखे थे, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेटा अगर बात की जाए तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसे। तो कैसे होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे। मीन जो हमने फर्स्ट किया था दैट इज डेल्टा मिक्सिंग एच जो है वो क्या नहीं होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। रोल्स लॉ में आइडियल सोल्यूशन में इक्वल टू जीरो था, नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन दैट इज डेल्टा मिक्सिंग वी भी क्या रहेगा, वो भी जीरो टू जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ भी हमें वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, तो अगर डेल्टा मिक्सिंग एच की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। जो हमारे दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे, और जिनको मिक्स कर देंगे उसके बाद भी जो है वो डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है वो सोल्यूशन हमारा, सोल्यूशन में कई कई बार किन्हीं केसेस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो सकती है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्डिंग होगी, और जब बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो डेल्टा एच वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, मींस लेस देन जीरो हो जाएगा। कुछ केसेस में क्या होगा, वहां पर बॉन्डिंग नहीं होगी, इवन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो जहां पर बॉन्डिंग जो हमारी ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड, एंड इन दोज रिएक्शन व्हाट विल हैपन, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, वहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, दैट मींस डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 1। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द डेल्टा मिक्सिंग वी, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाएंगे, मींस वॉल्यूम हमारा श्रिंक हो जाएगा, और वॉल्यूम श्रिंक होने का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, दैट मींस डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0। सिमिलरली जहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, सो मॉलिक्यूल विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, as a result of which what will happen, as a result of which volume will increase, and when the volume will increase, in that case what will happen, in that case delta mixing will be greater than 0, delta v mixing will be positive। ठीक है, तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नॉन आइडियल के केसेस के तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको इजीली अच्छे से जो है वो डिटेल में जो डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लो, एंड नेक्स्ट द सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लो। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उन दोनों केसेस को। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम बेटा हमारा इतना ही था, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन की किसके बारे में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने सबसे पहले, और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज एग्जाम्पल्स जो है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब चीज़ें तो आप याद करोगे ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है कि हम एग्जाम्पल्स को जो है नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल जो एग्जाम का पैटर्न देखा जा रहा है वहाँ पर एग्जाम्पल्स कांट बी नेग्लेक्टेड। सो दिस एग्जाम्पल आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए आई एम एजुकेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।